और वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस भी मेरे साथ जुड़ गए। वैभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वैभव जी, सबसे पहले तो बहुत उत्साहित है कांग्रेस का खेमा। हम देख रहे हैं कि तमाम नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें लगभग कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मुझे ये बताएं आप कि क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल की तरफ ही रुझान जाएंगे? शुरुआती रुझानों में हरियाणा में 19 सीटों पर कांग्रेस आगे है और ये पोस्टल बैलेट के हैं। फिर भी कितने आशंकित और कितनी अपेक्षाएं, कितने कॉन्फिडेंट? देखिए प्रवीण जी, ऐसा है, जो जनता का मूड था बदलाव का, वो एग्जिट पोल में भी दिखा और शुरुआती रुझान में दिख रहा है। जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और हरियाणा में जो मूल मुद्दा था वो जवान किसान पहलवान और सबसे ऊपर संविधान, इसकी बात हम कर रहे थे। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि हम एक बड़ी जीत के साथ सरकार बनाएंगे। हम 60+ सीटों के साथ हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो भाजपा की विभाजनकारी सोच है, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैंने देखा चुनाव के दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आके जो बयान दिया, जो मोदी जी झूठे बयान दे रहे थे कि नहीं जी कांग्रेस ने नौकरियों पे रोक लगा दी, जबकि पूरा देश जानता है, ये सर्वविदित है कि मोदी जी की जब से सरकार आई तब से नौकरियों पे पूरी तरीके से रोक लग गया है। जवानों के हक पे डाका डाला है इस सरकार ने। तो जवान किसान पहलवान महिला दलित वंचित शोषित और सबसे ऊपर संविधान, इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़े थे और जनता का अपार समर्थन मिला है। और हम एग्जिट पोल पे कई बार ये होता है कि नहीं, जब आप आगे होते हैं तो आप समर्थन कर दे। हमने एग्जिट पोल को कभी भी ये नहीं माना कि वही परिणाम है, लेकिन हाँ, कमोबेश जब जनता जो रुख दिखाती है, जो बात कर रही होती है और वही अगर एग्जिट पोल में आता है तो ये समझ तो आता है कि जनता की बातों को लेके इस बार शायद एजेंसियों ने ईमानदारी बरती हो और वही रुझान है। देखिए रासबिहारी जी जो कह रहे हैं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए, ये पूरी तरीके, ये सरकार जांच ही नहीं कराना चाहती है। चाहे वो प्रदेशों में सरकार हो भाजपा की या राज्य केंद्र में, जांच से भागने वाली सरकार है तो भ्रष्टाचार पे रोक की तो बात ही नहीं। और एक बात और, जाति विशेष की बात मत करिए। मामला ये है कि जो किसान आंदोलन के लिए यहां पहुंचे थे तो खट्टर जी ने क्या कहा, लठ बजा दो। तो ये जो सोच है ना कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका हम दमन करेंगे, इस सोच के खिलाफ जनभावना एकजुट हुई है। किसान हर जात के हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं है, हर जाति धर्म के किसान हैं। तो इस बात को समझ, पर आपने मुझे बड़ा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगा क्योंकि आप एक राजनेता हैं तो आप राजनीति को उस भाषा में समझाएंगे कि क्या जाट वोटों का समीकरण, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस और जो दलित वोट हैं उनका जो समीकरण है उसको लेकर क्या कोई राजनीति नहीं हो रही थी? इसको भी थोड़ा समझते हैं। वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ब्रेक से पहले एक बात कही कि जाति की बात पर वो कह रहे थे। वैभव जी, भूपेंद्र हुड्डा को जिस तरह से आगे रखा गया और जाट वोटों को लेकर जो एक कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का, वो स्पष्ट तौर पर इस ओर इशारा करता है कि जाट वोटों को एक तरह से टारगेट किया गया या ये माना गया कि जाट वोट जो है वो आपकी नैया को पार लगाएंगे। बीजेपी ने भी यही किया। बीजेपी ने भी नायब सिंह सैनी को चाहे रखना हो या फिर जिस तरह के समीकरण बनाने के प्रयास किए। हरियाणा में जाति की राजनीति नहीं है या हरियाणा में जातीय समीकरण नहीं है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ा आप बताएं इस पर आपका स्टैंड, और एक मतलब मैं चाहता हूं पॉलिटिकल एनालिसिस भी रखें। जी नहीं, मेरा ये कहना है जाति हर जगह फैक्टर है। हम पहचाने जाते हैं जातियों से, हमारे कार्य व्यवहार में जातियां हैं। नौकरी की बात जब होती है तो जाति आती है, जब आरक्षण की बात आती है तो जाति आती है। तो जाति हर जगह मुद्दा है। और लेकिन ये मेरा कहना था कि सिर्फ ये कि इस जाति विशेष को दरकिनार किया इस वजह से, ऐसा नहीं है। कारण ये है कि हरियाणा का जो युवा है वो बेरोजगार है, वो परेशान है रोजगार के लिए, किसान परेशान है एमएसपी के लिए, महिलाओं का नूह से लेके कितने बड़े बड़े मामले हुए जिसको इस सरकार ने दबा दिए। हरियाणा में क्या हुआ कि बड़े बड़े डेरों के चक्कर लगाने लग गए,
ये बहुत सारी चीजें थी। मैंने वो नहीं कहा कि नहीं इस जाति तो बेसिक बात है, और क्यों नहीं प्रतिनिधित्व मिले। हुड्डा जी हमारे बड़े नेता हैं और वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। चुनाव की बात है तो चुनाव में हम बेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपनी चीजें करते हैं, तो उसमें जाति के नजरिए से अगर आप देखते हैं तब तो हमको सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी कहने वाले लोग क्या जाति की बात नहीं करते थे? जबकि आपको वापस जाना होगा, जब मुख्यमंत्री बने थे ये गुजरात के, तो इन्होंने ओबीसी के हक को मोदी जी ने छीना। नहीं, वही क्यों जाना, यहाँ पर खट्टर जी को हटाना, नायब सिंह सैनी को लाना, नायब सिंह सैनी के बाद में कहना वंचित समाज को मौका दिया जा रहा है। ये हरियाणा में देख लीजिए, उससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि हरियाणा में। प्रवीण जी, मैं एक बड़े कैनवस की बात कर रहा हूं कि जो खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराते हैं, उससे पहले वो जनरल में आते थे, तो ओबीसी का हक छीना। अब उसके बाद जब 14 का चुनाव हो रहा था तो पूरे देश में मैं गरीब का बेटा, मैं ओबीसी ये कह रहे थे, लेकिन क्या वो वास्तविक ओबीसी थे? उन्होंने ओबीसी के लोगों का हक छीना था। तो सवाल ये है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा वैभव जी इस पर आता हूं, बाकी के मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। वैभव जी, क्या जलेबी ने थोड़ा परेशान किया था जब वायरल होने शुरू हुए थे वीडियोस? नहीं, देखिए, जलेबी तो कभी परेशान नहीं करती, जलेबी हमारी पारंपरिक मिठाई है। लेकिन ये है कि जनता का एक सवाल है कि चलो जी, जलेबी की फैक्ट्रियां बहुत ढूंढ ली, अब जरा वो नाली जरा ढूंढ लो जहां से प्रधानमंत्री पाइप लगा के गैस सप्लाई करने वाले थे। अगर उसकी बात कर लेते तो शायद मुझे लगता है जो 400 का सिलेंडर 1000-1200 तक पहुंच गया था, वो शायद 100-150 में पहुंच जाता तो गरीब जनता का उद्धार हो जाता। लेकिन है क्या कि राहुल गांधी जी वास्तविकता की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, दलित वंचित शोषित की बात करते हैं, उनके हक दिलाने की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी सिर्फ जुमला छोड़ते हैं। इस सरकार ने अपने हिसाब से काफी कुछ ऐसा किया। एक बड़ा चिंता का विषय मुझे ये लगा कि पहली बार कोई सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि चुनाव का डेट टाल दिया जाए, और टाल दिया गया। दूसरी बात, चुनाव के वोटिंग के दिन में प्रधानमंत्री के इशारे पे ही हुआ होगा, किसान सम्मान निधि का मैसेज सबके लोग लाइन में वोट देने के लिए खड़े थे, और किसान सम्मान ठीक है, ये इन सारे स्ट्रेटेजिकल। तो वैभव जी, आपका उत्साह जो है वो बहुत जायज है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे भी थोड़ा सा बोलें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिलहाल रुझानों में अपने दम पर 35 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, और यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि पूरी तो सीटें लड़े भी नहीं और निर्दलियों पर भी उनकी उम्मीद है। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? आप क्या हरियाणा जैसी ही उम्मीदें अभी जम्मू कश्मीर से लगाए बैठे हैं, या आप थोड़ा एक बैलेंस प्रतिक्रिया देंगे कि इसका इंतजार करेंगे? नहीं, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, देखिए फाइनल रिजल्ट आने तक। और मैं आपको एक बात कह रहा था, आपके जो साथी रमेश जी कह रहे थे कि ईवीएम पे सवाल नहीं। देखिए, ईवीएम विरोधियों का जो बात है उसके अगेंस्ट पैरोकारी जो करने वाले लोग हैं कि ईवीएम पे सवाल, आवाज रिपीट आ रही, इको बहुत तेज है जी। तो ईवीएम के मुद्दे पे कांग्रेस आज भी उस बात को करती है कि जिस बात में जनता का भरोसा नहीं है उसको बदल दीजिए। निष्पक्ष चुनाव की बात होती है, जब वोटिंग के दिन किसान सम्मान निधि लोगों के फोन पे चले जाता है, मैसेज बजता है, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? ये सवाल होता है। रिजल्ट चाहे हमने 14 का आया, 19 का आया या 24 का आया, हमने रिजल्ट को माना है, परिणाम है, वो जनादेश है। लेकिन जनता के मन में जो बात है ईवीएम को लेके, तो उसके लिए तो सवाल तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। एक वाकया मैं बात आपको बता देता हूं कि 2012 पंजाब और यूपी का चुनाव रिजल्ट आया था, तो राज्यसभा में स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो कि लीडर ऑफ द हाउस थे, उन्होंने कहा कि जब पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो वहां ईवीएम ठीक है, यूपी में हमारी बनी, उत्तराखंड में हमारी बनी, तो ईवीएम वहां खराब है। उस टाइम के लीडर ऑफ अपोजिशन ने, हमारे कांग्रेस नेता ने कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम पंजाब की गवर्नमेंट विड्रॉ करने को तैयार हैं,
क्या आप यूपी और उत्तराखंड की गवर्नमेंट विड्रॉ करके बैलेट से चुनाव कराएंगे? सरकार भाग खड़ी हुई थी। तो वो सवाल आज भी जायज है और हम आज भी इस बात को लेके क्लियर हैं कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए और निष्पक्ष। पर वैभव जी, अब आपका हिमाचल हो गया, कर्नाटक हो गया, इतना बढ़िया प्रदर्शन आपने लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने किया, अब आप हरियाणा का भी देख रहे हैं मामला, इसके बाद भी इस पर बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना, ईवीएम पर सवाल खड़े करना, ये थोड़ा सा ऐसा मैं प्रवीण जी बस 10 सेकंड दीजिए, मैं इस बात को, मैं बात को कह रहे हैं ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो, इसके लिए सवाल हम नहीं खड़े करें। मुझे याद आता है कि मायावती जी की सरकार थी और चुनाव के दौरान लखनऊ में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी हाथियों की, और एसवाई कुरैशी साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और भाजपा के लोगों ने कहा कि ये हाथियां वोट मांग रही हैं। तो क्या सच में वो वोट मांग रही थी? लेकिन उनका संशय था और उस संशय के निवारण के लिए उन हाथियों की मूर्तियों को बड़े बड़े बोरों से ढका गया, पर्दे से ढका गया, पूरे चुनाव वो ढका रहा। तो ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, लेकिन क्या चुनाव आयोग इस पे बात कर रहा है? तो ईवीएम पे अगर जनता को भरोसा नहीं है तो इस पे बात होनी ही चाहिए और हम आज भी उस बात पे कायम है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए। मैं अभी आपके पीछे आतिशबाजी की आवाजें भी सुन पा रहा हूं, तो मतलब जश्न माहौल शुरू हो गया है। जलेबी का इंतजार आप भी कर रहे होंगे, खाएंगे भी, बांटेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बड़ी सफलता दिखाई दे रही। मेरे